गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग बातचीत शुरू करेंगे, है ना। बहुत अच्छा है, बुकलेट आपको मिल गया है, इसमें सारे परिचय हैं, ठीक है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं और अब तक जो बात कर चुके हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कर दीजिएगा। अब तक जो बात कर चुके हैं उसमें कुछ सामान्य चर्चा थी, याद है ना सभी को। इसमें भौगोलिक प्रसार बहुत इंपॉर्टेंट था जिसकी बात कर रहे थे हम, और सामान्य चर्चा के बाद कल हम लोगों ने आर्थिक गतिविधियों के बारे में बातचीत की थी। हड़प्पा की आर्थिक गतिविधियां क्या थी, है ना। और इसमें चर्चा के क्रम में कृषि पे, पशुपालन पर, है ना, शिल्प को लेकर के, व्यापार, परिवहन, सिक्के और शहर, आपको हमने बताया है पीछे भी आपको कि आप सिनॉप्सिस आपको बिल्ड करते चलना। जब भी क्लास में बताया जाए आपको तो आप उसको पढ़ते जाइए और उसके साथ साथ सिनॉप्सिस आप बना लीजिए आप, ठीक है। जैसे कृषि को लेकर के, तो हमें हड़प्पा से कृषि के क्या साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। अब आप समझा दिए, कल आपको लिखवा दिया, इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बातें याद रहेंगी, कुछ हो सकता है कभी मिस भी करें आप उसमें। बोलने को लेकर बहुत समस्या मत मानिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रयास करना, और मन से प्रयास करेंगे, 2-3 बार 4 बार रिवीजन करेंगे तो 60-70-50% बातें याद रह जाती हैं। 100% ऐसा नहीं कि हमको एकदम याद रखते चलना है। 50% या कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे पास, आइडिया है कि हाँ कृषि के बारे में कुछ तो पढ़ा था, कुछ फसलों के बारे में, कुछ हल रेखा के बारे में, कुछ सिंचाई के बारे में, इतना भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना आपका बिना इंफॉर्मेशन के। इट मीन्स आप मजबूती से आप वहां प्रेजेंट हैं आप। अब इसमें इंफॉर्मेशन की बात आती है। पशुपालन में हाँ कुछ पशुओं की चर्चा हुई थी और एक कंट्रोवर्सी था हम, ठीक है। मतलब एक याद रखने का दूसरा तरीका बता रहा हूं जहां हम बिना किसी इंफॉर्मेशन की भी चीजों को हम एक फ्रेम बना के रख सकते हैं, वो रखना जरूरी है आपके लिए। शिल्प, बहुत सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती है, धातु है, पत्थर है, मिट्टी है, हाथी दांत हैं, कपड़े हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने 4-5-6 चीजें। अच्छा, पत्थर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था याद आया तो ठीक है, थोड़ा बहुत है तो फिर कॉपी देख लेते हैं एक बार, चलने देना इस प्रोसेस को। ये बात तो समझ में आ ही रही सभी को कि हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। परिवहन की बात कर ले हम लोग, ठीक है। 2 तरह के साक्ष्य, स्थल और जल परिवहन। स्थल परिवहन बैलगाड़ी जैसा कुछ रहा होगा, उस तरह के बहुत सारे मिट्टी के खिलौने वगैरह भी मिल रहे हैं, है ना, ठीक है। और जल परिवहन में मिट्टी के नाव, मतलब उससे पता चलता है नाव का ज्ञान था। डॉकयार्ड, जहां नाव के ठहरने की जगह, मरम्मत की जगह, बंदरगाह जैसा, मतलब लोथल में मिला है, गोदीवाड़ा भी कहते हैं उसको। परिवहन, इससे रिलेटेड हमने बात कर ली। व्यापार आपको याद होगा, ठीक है। बाहर व्यापार, बाहरी व्यापार। बाहरी व्यापार में मुख्यतः फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया से, वहां की चीजें बड़ी कम मिली हैं। फारस की खाड़ी की एक मोहर मिली है लोथल में, चीजें बहुत कम मिली हैं, बट यहां की चीजें वहां मिल रही हैं। वहां के साहित्य में भी इस बात के प्रमाण है, वहां के अवशेष से भी इस बात। ऐसे सैकड़ों चीजें हैं। घर में कितना आलू है, कितना टमाटर है, कितना मिर्ची है, ठीक है ना, कोई बैठ के काउंट थोड़ी करता है, ठीक है। आलू टमाटर मिर्ची है, ठीक है। हरी सब्जी कुछ है ना, धनिया है, लहसुन है, अदरक है। आपको लगेगा जैसे मैं अभी किचन से आ रहा हूं, आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं भी जस्ट किचन से आ ही रहा हूं, है ना। ऐसा ही मान लीजिए, कितने अदरक पड़े हुए, कितने लहसुन, कौन गिनती करता है। हड़प्पा में क्या करते हैं, जैसे लगता है कि बस ठीक है अपना घर, हड़प्पा में उत्खनन करता बन जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स को ना पता होना चाहिए, ऐसे हजारों लाखों इंफॉर्मेशन है। हड़प्पा का तो पता नहीं, बट उस तरह से जिस तरह से लोग पढ़ते हैं, मतलब हड़प्पा को हमने देखा है, मतलब यदि संतुलन खो देंगे वो तो आगरा में, शाहदरा में, झारखंड में कांके पड़ता है, रांची में, ये सब जगह है, ठीक है, वहां पाए जाएंगे वो, है ना। इसलिए संतुलन बनाए रखना है। अपनी घर की बातें याद नहीं रहती है। अभी पूछ लिया जाए 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में किसको कितने नंबर आए थे, ठीक है। तो
जैसे अति उत्साह में हम पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं हम, तो रिलैक्स रहना है। मैं भी जानता हूं उस कलम पे बहुत सारी किताब है, सैकड़ों किताबें हैं रिसर्च के ऊपर, कोई किताब ही पढ़ लेना फिर तो इससे अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिलैक्स आइडिया बना के चलिए आप। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, पीवाईक्यू भी मेरी नजर में पूरी तरह से है, पूरा स्कोप छोड़ती है यूपीएससी, एक्सकेवेशन नहीं करवा रही है अपने बच्चों से, जाओ और खनन करो। आपको लगेगा एक बार के लिए अरे ये तो ये भी है, ये भी है, ये भी। रिलैक्स, मैं बहुत सोच समझ करके कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़ाता भी तो मैं खुद सोचता हूँ मैं ज्यादा यहाँ कर रहा हूँ, कर लेते हैं, 2 नंबर की बात है। ऐसा लगता है, मुझे भी दुविधा होती है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं 4-5 इंफॉर्मेशन बढ़ा दो, यहाँ कॉपी में रहेगा, पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट याद कर ही लेगा कभी ना कभी। बात बन गई तो बन गई, वरना पिछले 4-5 बार के सवाल देखोगे तो एक आधा बार छोड़ दो तो आर एस शर्मा से ही सवाल बन गए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको केवल हड़प्पा नहीं तैयार करना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, अभी केवल हड़प्पा नहीं तैयार करना है। तो वो जो बड़ी तस्वीर होती है, पूरी यात्रा की तस्वीर, यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आने हैं आपको नहीं पता ना। मैं तो हर एक साल सफर तय कर रहा हूं, एग्जाम तक देख रहा हूं, इसलिए बहुत जरूरी है संयम। ठीक, इतने सारे अनुभवों के वजह से बहुत जरूरी संयम। तो अभी हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखा, बता 5वीं में कितने नंबर आए थे, 7वीं में कितने नंबर आए, 6 में कितने आए, 8 में कितने लोग बता पाएंगे, वो आपका नंबर है, अपना नंबर नहीं पता है। कितने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पूछ भी सकता है कभी कुछ, यकीन रखिए ऐसा कुछ भी पूछेगा तो नहीं बनने वाला है। और जो ये सब सॉल्व करके आ रहा है इसका मतलब है कि उसकी तैयारी ठीक नहीं है। जनरल कॉन्सेप्ट पे कितनी बातें वो पकड़ पा रहा है। अब जैसे मैं कैसे कहा स्ट्रक्चर, तो आपने बना लिया, ठीक है, ये था ये था, स्ट्रक्चर बनाने के बाद कॉपी पढ़ लिया, आपको लगता है और कुछ करना है तो किताबें पढ़ते रहे बार बार उसको, जो मैंने रिकमेंड किया आपको आज एक सपोर्ट मैटर भी दे दिया गया है अभी, है ना। मैं इसमें भी नहीं कहूंगा कि भी आप हाथ डाल दीजिए बहुत ज्यादा। आप मुझसे पूछेंगे सर क्या करना है, मैं कह रिलैक्स रहिएगा इस पे भी आप, ठीक, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए अभी आप, ये सब आप ही के पास रहेगा, घबराना नहीं है आपको। पढ़ना है तो थोड़ी बहुत किताबें पढ़नी है आपको, यूजफुल है ये भी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको दिया गया है, ठीक है, बट रिलैक्स रहिएगा। सिक्कों की बात हमने कर ली, कोई साक्ष्य नहीं मिले, मिल भी सकते हैं, ठीक है। शहर, पूरे भारत में इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं तो हड़प्पा के शहर को प्रथम शहरीकरण, प्रथम शहर के रूप में देखा जाता है। अब आपसे नॉर्मली कह देगा यहां पे, है ना, कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे या भौतिक साक्ष्यों के आधार पे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें। आपसे ये अपेक्षा होगी सबके बारे में 1-2 लाइन कम से कम आप लिख दें, ठीक, समझ में आ रही बात ना। तो हम लोग इंटीग्रेटेड चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। लिखने के पहले हमने क्या बताया था, जो पढ़ाया जाए घर पे जाके सिनॉप्सिस बनाइए और देखिए आपको इसमें कितनी बातें याद हैं। गेहूं जौ चावल याद है, अच्छी बात है। अब देखेंगे इसमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, यहां से ये मिला, यहां से ये मिला है। अरे अपने घर में क्या हमें याद नहीं है। अब कल्पना करो ना, इतने हजारों शहर हैं, कहां से क्या मिला, हजारों बातें हैं, लाखों बातें हैं। तो पगलाने की जरूरत, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाई में। सुन पा रहे ना मेरी बात, अपने घर में गिन के बताइएगा कितने आलू हैं, ठीक है। तो हड़प्पा पर अनुसंधान नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाना है आपको, और उस स्ट्रक्चर में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो तय करते हैं पीवाईक्यू को देख करके भी थोड़ा हम लोग, और नई पुरानी एनसीईआरटी को देख करके भी, चलो यहां पे ये सब जानकारी याद करके चलते हैं। 10 में 8-9 बार ऐसा हुआ कि उससे सवाल बन गए हैं, नहीं बनते तो वैसे भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो क्लास में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, या कोई भी क्लास हो हमारा, मेडिवल हो मॉडर्न हो, तथ्यों को लेकर के मैं बड़ा चूजी रहता हूं, मतलब ठीक है, हिसाब से चलना है हमें। अब जैसे इतने सारे पत्थरों और धातुओं के मुहरे और मन के मिल रहे हैं ना, सबका नाम लिखेंगे तो फिर हम, सर्वाधिक मिल रहे हैं सेलखरी से बने हुए, बात खत्म हो गई। क्योंकि मुहरों का बड़ा महत्व है हड़प्पा को समझने में। हड़प्पा का जो इतिहास लिखा जाता है उसमें बार बार मुहरों का उदाहरण, मुहरों से ये पता चला, मुहरों से ये पता चला। 8 पेज के चैप्टर में आर.एस. शर्मा तो 20 जगह लिख देते हैं मुहरों से ये पता चला। विपिंदर सिंह की किताब उठा लो या झांसी माली किताब उठा लो, जो बड़े बड़े किताबें हैं, उसमें देखो बार बार मुहरों से, यानी मुहर को बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जा रहा है।
फिर अब जानकारी हमने दे दी, कल आप पढ़ रहे हैं मोहर के बारे में, एक दो नई जानकारी है, इट्स ओके, आप उसको पढ़ लीजिए आप। तो इस तरह से रिसर्च होता है, ये नहीं कि कोई बात दी गई तो हम लोग वहां से पिक कर लेते हैं। हर लेखक मोहरों के आधार पर बहुत सारी बातों को बता रहा है, कितने बड़े लेखक हैं इंडिया के। इट मीन्स इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। शहरों में 6-7 शहर के इर्द गिर्द ही सवाल चलते हैं, हाँ मैप वाले सवाल पूछे जाते हैं, उसके चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने कहा जो साइट्स हमने बता दी वो तो बता ही दिया, प्लस मैप पे आप उसको देखिएगा। तो इस तरह से सिनॉप्सिस वाला सिस्टम भूलना नहीं है आपको, दोबारा याद दिलाने के लिए हमने ये आपके सामने रखा है कि इसको रखिए और याद करिए इसमें हमने क्या पढ़ा। जब ये याद हो जाता है और फिर आप किताब पढ़ते हैं, ये बातें आपको लगभग किताब में दिख जाएंगे, इसके अतिरिक्त भी आपको दिखेंगे। तो जो बातें आपको याद, उसको क्या कहते हैं, घर हमारा मजबूत है। अब बाहर की चीजों पर नजर पड़ रही तो पढ़ने दो, कभी पढ़ लिया एक बार दो बार, हो सकता है 2-4 अधिक बातें दिमाग में बैठ जाए तो बैठने तो, उसमें क्या करना है, एफर्ट नहीं लगाना है, एफर्ट यहां लगाना है। बट एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे किताबों से ना, तो ये तय है कि हर बिंदु पे एक दो जानकारी बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं सोर्स को फाइनलाइज करना और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना। ठीक, इसलिए आप बार बार जब पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ जानकारी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, चलने दो उसको, बस उसको पढ़ते रहना जब मौका मिला। ये वही होता है पढ़ने का, जो लोग अनुभव प्राप्त करके, जैसे साल 2 साल 3 साल एफर्ट करके, उनको फिर लगता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, और जब बच्चे फाइनल ताकत लगाते हैं और क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, वो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनमें ठहराव आ जाता है, उनमें क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे क्या नहीं करना है। उन्हीं सब बातों को लगातार कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल देकर आपको मैं, कि ठहराव के साथ आपको पढ़ना है जब आप मार्गदर्शन के लिए आए हैं तो। ठीक, क्योंकि बताना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हजारों लाखों चीजों का भी इसी में इतने मैटर हैं, इसलिए हमने कहा यहां भी संयम। ठीक है, एक ही चीज पढ़ना है भाई। ठीक है, अब आर्थिक गतिविधियां हो गई थी, इसके बाद आपको याद होगा हमने कहा था हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। सोशल लाइफ कैसा था हड़प्पा वासियों का। किसी भी काल का सामाजिक जीवन हो और हमें पढ़ना हो तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग वर्ग के बारे में, वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, भेदभाव के संदर्भ में। इतिहास में हड़प्पा के बाद जब हम आगे जाएंगे तो केवल वर्ण और जाति की बात होगी। किसी भी काल में हम सोसाइटी को पढ़ेंगे, हम स्टिल हम लोग चल रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ, फिर आगे स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता है हमें, एक बार बनाना होता है। हड़प्पा में चूंकि उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई तो हम कैसे बता दें कौन सा वर्ण था, कौन सी जाति थी, तो कौन कौन से वर्ग रहे होंगे, किस किस तरह के लोग रहे होंगे, क्या अनुमान लगता है। वरना भारतीय इतिहास में बराबर आप वर्ण और जाति ही पढ़ने वाले हैं। हम सब की कोई ना कोई वर्ण को लेकर, जाति को लेकर पहचान है। ठीक है, और अलग अलग वर्ग या वर्ण में भेदभाव तो होता ही, उससे संबंधित उदाहरण समाज में भेदभाव, ऊंच नीच की बातें होती रहती हैं। इससे समाज के बारे में एक तस्वीर बनती है, किस तरह के लोग रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक पिक्चर बनाया जाता है। ऐसे ही महिलाओं की दशा के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, उस समय महिलाओं का कंडीशन क्या रहा होगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून कर दूं, मुझे ध्यान रहा नहीं उस समय, है ना। ठीक है, क्लियर ना। महिलाओं की दशा के बारे में ये फिक्स होता है। महिलाओं की दशा को भी कई हिस्सों में बांट कर पढ़ सकते हैं, थोड़ा और आगे चले तो मैं इसको बताऊंगा अगले टॉपिक में, किसी टॉपिक में। ऐसे ही परिवार के बारे में, ठीक है, कुछ यदि आइडिया लगता हो तो उस तरह की बातें कर सकते हैं हम, किस प्रकार का परिवार रहा होगा। ठीक है, ऐसे आवासीय संरचना के बारे में, है ना, ये भी समाज का एक हिस्सा ही होता है, किस प्रकार के मकानों में रहते होंगे, है ना, बनावट वगैरह। टाउन प्लानिंग का भी पार्ट है, बट यहां हम लेते हैं। खान पान, है ना, मनोरंजन, पहनावा, ठीक है, ये सब भी सोसाइटी का एक पार्ट ही होता है। ठीक है,
सोसाइटी जब हम पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को भी लिखते हैं हम। शिक्षा के बारे में, अब आवश्यकता हुई तो धर्म को भी हम इसमें शामिल करते हैं। हम धर्म को अलग से भी पढ़ते हैं, जैसे आपसे कहा जाए हड़प्पाई सामाजिक जीवन के बारे में बताएं, तो शिक्षा पे नहीं बल्कि धर्म को भी इसमें शामिल कर लेना है। धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी अलग से कह देगा, हड़प्पाई सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में बताएं, तो बाकी चीजों के बारे में हमने बात कर ली, फिर धार्मिक जीवन की बात कर ली हमने। यही स्ट्रक्चर आगे भी चलने वाला है। जैसे मैं कहूं मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताएं, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताएं, यानी हमें इनकी बात करनी है। ठीक, तो स्ट्रक्चर ये आगे भी चलने वाला है। अब इससे संबंधित फिर हम जानकारी 1 by 1 लिखते चले जाते हैं। ठीक है, क्या साक्ष्यों से क्या क्या अनुमान मिलता है। शीर्षक दे दें, लिखें आप हड़प्पाई सामाजिक जीवन। हड़प्पाई सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन है ना। पहला पॉइंट लिखें आप, देखिए हड़प्पाई साक्ष्यों से, हड़प्पाई साक्ष्यों से समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है। विभिन्न वर्गों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, लिखें जैसे वर्गों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है, जैसे लिखें आप शासक वर्ग, कौमा व्यापारी, शिल्पी, लिपिक लिखने वाला, लिपि है तो लिखने वाला भी कोई रहा होगा, है ना। लिपिक, कौमा श्रमिक, कौमा पशुपालक इत्यादि। अब लिपि है तो कोई लिपिक वर्ग रहा होगा। वस्तुएं एक जगह की दूसरी जगह मिल रही हैं। तांबा तो फिक्स है ना कि आपको राजस्थान में ही मिलना है, बट सभी शहरों में मिल रहा है तांबा, यानी कोई व्यापारी तो होगा ही होगा। अनाज है या शहर है तो बिना खेती का कैसे संभव है, शहर संभव ही नहीं है। आज अनाज की आपूर्ति बंद हो जाए, हम सब यहां से निकल देंगे। ये सारी चीजें जब तक अनाज पहुंच रही है तब तक है। ऑब्वियस कृषक रहा होगा, इतनी सारी हड्डियां वगैरह हैं। पशुपालन, जंगली हो या जो भी हो, पशुपालन का भी अस्तित्व तो किसी न किसी रूप में रहा होगा। छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, बिना मजदूरों के संभव नहीं है इतने बड़े बड़े मकान बनाना, सड़कें बनाना, सारी चीजों को। ठीक है, ये सब अनुमान की बातें होती साक्ष्यों को देखकर। तो समाज में इस तरह के वर्ग हो सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें, भौतिक साक्ष्यों से भौतिक साक्ष्यों से समाज में भेदभाव के संकेत भी मिलते हैं। भेदभाव के संकेत भी मिलते हैं, जैसे संकेत भी मिलते हैं। लिख लें आप यहां पे, जैसे लिखेंगे मकानों की बनावट के आधार पर, मकानों की बनावट के आधार पर जैसे कुछ बड़े बड़े मकान हैं, कुछ छोटे मकान हैं, तो कॉमन सेंस की बात है। बड़े मकान में पैसे वाले लोग रहते होंगे या प्रभावी लोग रहते होंगे, छोटे मकानों में आम लोग रहते होंगे, है ना। कुछ बहुत छोटे मकान हैं, ऐसा माना गया उसमें शायद श्रमिक रहते होंगे, मजदूर रहते होंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं।
तो मकानों की बनावट के आधार पर कॉमा, कीमती धातुओं एवं कीमती पत्थरों के आधार पर, धातुओं एवं आधार पर, ठीक है। अब जैसे मान लो सोना चांदी तो कभी भी बड़ी मात्रा में नहीं, कॉमन अवेलेबिलिटी नहीं होती उसकी ना। वैसे भी साक्ष्य तो बहुत कम मिल रहे हैं सोना चांदी के ना, गिनती के साक्ष्य मिले हैं अभी तक। तो ये पता चलता है कि भाई वो महंगा तो रहा ही होगा समाज में, उसका लाजवर्द बनी के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। उसकी गिनती जो है महंगे पत्थरों में होती थी, लेपिस लजोली की गिनती। तो इस तरह की बातें जो है बताती हैं समाज में। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बताता है कि समाज में आप स्ट्रेटिफिकेशन या भेदभाव आप देख सकते हैं वहां समाज में। तो अलग अलग वर्गों की उपस्थिति है, क्योंकि वर्ण जाति के बारे में दावे से कुछ कह नहीं सकते हम, और उनके बीच भेदभाव भी समाज में रहा होगा जरूर। समझ में बात आ रही है ना? सोसाइटी का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और जो प्रमाण के आधार पर किस तरह से अपनी बात हम कह रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और आभूषण के साक्ष्य भी बड़े पैमाने पर मिलते हैं। ठीक है, मतलब हड़प्पा में ऐसा बताया जाता है, जो प्रमाण मिले हैं, कि सिर से लेकर के नाक, कान, गला, कमर, रिस्ट पे हो या बाजू पे हो या पैर पे हो या फिंगर पे हो, ऐसा कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है जो नहीं मिला हो। किसी भी धातु से बने हुए हैं, महंगे धातु से, सस्ते धातु से, या पत्थरों के बने हुए हैं, हड्डियों के बने हुए हैं, मतलब जो भी चीजें शिल्प के दायरे में आती हैं ना, तो जो भी विद्वान है ना, वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आज से हजारों साल, आज से 4500 साल पहले, आज की बात करें हम लोग, और आज भी भारत में आभूषण को लेकर महिलाओं में बहुत क्रेज है। मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है ये, अपवाद हो सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग कहते हैं कि मतलब आभूषण के प्रति, श्रृंगार के प्रति ये जो लगाव है, तो भारत में हजारों साल की परंपरा है ये, कोई ऐसा नहीं कि एकदम नई बात है ये, ठीक है। तो मिट्टी की बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली हैं। महिलाओं के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बहुत विविधता युक्त आभूषण मिल रहे हैं वहां, ठीक है। लिखें इसी में, लिखें ये साक्ष्य समाज में महिलाओं का महत्व, समाज में महिलाओं का महत्व एवं महिलाओं का महत्व एवं आभूषण के प्रति लगाव को रेखांकित करते हैं। आभूषण के प्रति लगाव को रेखांकित करते हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि समाज पितृसत्तात्मक रहा होगा कि मातृसत्तात्मक, ठीक है। महिलाओं का क्या महत्व रहा होगा, नहीं रहा होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर हम महिलाओं के बारे में ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं के बारे में हमने एक बातें रख दी। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखे शहरों में मकानों की बनावट को देखकर
शहरों में मकानों की बनावट को देखकर किसी न किसी रूप में परिवार प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है किसी न किसी रूप में, है ना। अब जैसे मान लो हड़प्पा के मकान है, सपोज दैट, जैसे एक कोई कमरा बना हुआ, ठीक है, आंगन उसमें बना हुआ, ठीक, उसके फिर चारों तरफ कमरे हैं। तो ये जो बनावट होती है ना, इस तरह की मकानों की बनावट आज भी ग्रामीण भारत में खूब दिखेंगे। उत्तर भारत में तो खूब दिखा है हमें, है ना। दक्षिण तो उस तरह से नहीं घुमा हूं गाँव में। उत्तर में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, लगभग इतने स्टेट के तो गांवों में खूब आना जाना हुआ है। मतलब मेरा ये ट्रेडिशनल बनावट है अपने यहाँ की, मतलब, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे मकान, तो क्या एक परिवार के लोग या परिवार में कई पीढ़ियों के लोग, अब कितने लोग रहते हैं कैसे बताया जाए। 3 कमरे का, 2 कमरे का, 4 कमरे का मकान है तो 5-7 लोग कुछ रहते होंगे उसमें, 10 लोग रहते होंगे। बट परिवार प्रथा जरूर, तभी तो अलग अलग मकान इस तरह से बने हुए हैं। एक आइडिया में लगा लिया परिवार प्रथा के बारे में। आगे लिखें आप अगला पॉइंट लिखें। हड़प्पाई शहरों से विकसित एवं नियोजित आवासीय संरचना के साक्ष्य मिलते हैं। आवासीय संरचना के साक्ष्य मिलते हैं। यह हड़प्पा वासियों के बेहतर जीवन स्तर को अभिव्यक्त करता है। यह हड़प्पा वासियों के बेहतर जीवन स्तर को अभिव्यक्त करता है। अभी हम आवासीय संरचना विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम जब कला पढ़ेंगे, हम टाउन प्लानिंग। अभी हम सोसाइटी का एक खाका खींच रहे हैं। समाज की जब बात करते हो लोग रहते भी तो हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे मकान है, ठीक है, उसमें स्नानागार है, ठीक है, वहां बना हुआ है। आप देखोगे रसोई घर बना हुआ है, नालियां बनी हुई हैं, मुख्य नाले हैं, पक्की ईंटों से बना हुआ मकान है। आज भी बहुतों का स्वप्न होता है कि अपनी कमाई से अपना एक छोटा सा मकान, आसियाना। पूरे शहर में पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य 5 किलोमीटर 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में सैकड़ों मकानों के, ऐसे हजारों मकानों के साक्ष्य मिल रहे हैं टूटी फूटी अवस्था में। ये बताता है कि जीवन उन्नत रहा होगा, जो लोग वहां रहते होंगे ठीक ठीक रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना किसी ने बना के, अंबानी ने बना के दे दिया होगा, जाओ जी लो सिमरन अपनी जिंदगी को। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, लोगों ने बनाया होगा, कुछ सिस्टम रहा होगा। ठीक है, जो इतिहासकार होते हैं ना वो आज प्रेजेंट हैं, 10 साल 50 साल पहले जो लिख रहे हैं। जैसे मुझे आज कुछ लिखना हो तो आज का अनुभव तो हमेशा काम आएगा ना। ठीक है, तो ये भी तो होता है, थोड़ा जीवन का तौर तरीका देखा जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, जिस तरह से नालियों की व्यवस्था है, बहुत सारे बर्तन हैं और बर्तन को ढकने की व्यवस्था है। ये बताता है कि समाज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, साफ सफाई के प्रति जागरूक। इसी में लिख लें आप, लिखें आप, जल निकासी व्यवस्था, कौमा जल निकासी व्यवस्था, कौमा बर्तनों को ढक कर रखने का साक्ष्य, बर्तनों को ढक कर रखने का साक्ष्य इत्यादि
स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूक समाज का भी संकेत है। इत्यादि स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूक समाज का भी संकेत है। स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूक समाज का भी संकेत है। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूक समाज का भी संकेत है, है ना। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि वो सब जागरूक लोग थे, है ना। अब खान पान, मनोरंजन, पहनावा, ये सब एक लाइन में लिख दिया जाता है। यदि कोई इंटरेस्टिंग बात हो तो इंफॉर्मेशन भी रखा जाता है, क्योंकि भाई आदमी है तो खाएगा पिएगा ही, और हर दौर में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। आपको शब्द खूब बढ़ाने हैं तो शाकाहारी में क्या खाते होंगे, मांसाहारी में क्या, मतलब एक लाइन 4 शब्द खर्च कर खत्म। शाकाहारी मांसाहारी दोनों का प्रचलन था। ठीक है, कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जैसे ढोलक के साक्ष्य मिल रहे हैं, ढोल के, वीणा के, मतलब मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं, वीणा जैसे खिलौने, ढोल जैसे खिलौने, पासा मिल रहा है। तो ऐसा अनुमान है कि ये सब खेल का, मनोरंजन का जरिया तो रहा ही है, कला का भी जरिया है, ये मनोरंजन के साधन है। जिस प्रकार कपड़ों के प्रमाण या मूर्तियों से जो साक्ष्य मिल रहे हैं, का अनुमान है कि भाई वो लोग सूती ऊनी वस्त्र का प्रयोग उस दौर में लोग करते होंगे। तकलियां वगैरह भी मिली हड़प्पा के अलग अलग शहरों से, है ना। धागे को बनाने के लिए तकलियों के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, सुइयों के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब बताता है कि नहीं वो लोग इस तरह का ज्ञान से भी परिचित थे, प्रमाण मिल भी रहे हैं कपड़ों वगैरह के, है ना। एक लाइन में इन सबको हम समेट देते हैं। लिखिए आप जरा, अगला पॉइंट है, लिखिए आप कि खान पान में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन था। दोनों का प्रचलन था। लिखिए आप, पासा, पासा, शकुनी मामा याद है ना, पासा फेंकते थे। ठीक है, नाम सुने ना शकुनी मामा का। मामा पासा दुर्योधन जो करता था महाभारत वाले सीरियल में, है, मामा की तरफ बड़े गर्व से देखता था, अब मेरा मामा चाल चलने वाले हैं ना। ठीक है, तो प्रचलन था। इसी में लिखे पासा, वीणा, वीणा कौमा, ढोल, ढोल, हाँ, इत्यादि के साक्ष्य समाज में प्रचलित मनोरंजन के साधनों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट लिखें आप कि साक्ष्यों से सूती एवं ऊनी कपड़ों के प्रचलन के भी संकेत मिलते हैं। ऊनी कपड़ों के प्रचलन के भी संकेत मिलते हैं। अच्छा देखो, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं, जैसे मान लो मोहनजोदड़ो से कपड़ों का साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो आप उसके साथ सपोर्ट में कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको कोई एग्जाम्पल याद आ गया तो, ठीक है, आप एग्जाम्पल वहां पे दे सकते हैं। कुछ ऐसा याद आ गया कि हाँ मोहनजोदड़ो से एक मिला है, ठीक है, हमने कहा तकलियां मिली हैं, नीडल्स मिली हैं, है ना, ये सब बता रहा है कि नहीं भाई ये सब ज्ञान था उनके पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें आप कि
नियोजित तरीके से नगरों की बसावट, नियोजित तरीकों से नगरों की बसावट, नगरों की बसावट, कौमा धातु का ज्ञान, धातु का ज्ञान, माप तौल, माप तौल एवं एक प्रकार के ईंटों का आकार, हाँ ईंट ब्रिक, माप तौल एवं एक प्रकार वन टाइप के ईंटों का आकार इत्यादि तथ्य समाज में वैज्ञानिक शिक्षा, इत्यादि तथ्य समाज में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचलन, वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचलन को पुष्ट करते हैं, पुष्ट यानी कंफर्म करते हैं। अब स्कूल था कि नहीं, कॉलेज था कि नहीं, शिक्षक थे कि नहीं, टीचर ट्रेनिंग थी कि नहीं, शिक्षकों को वेतन मिलता था कि नहीं, पढ़ाई कैसे होती थी, डिग्री मिलती, शुरू में इसलिए हमने बताया था आपको लिपि के बारे में, आपको याद होगा कि जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक आप दावे से कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए जो प्रमाण मिलते हैं, मान लो एक ग्रिड पैटर्न में पूरा शहर बना हुआ है, इस बोर्ड पैटर्न में आप देखोगे 2, 4, 6, 8 के अनुपात में बहुत सारा बटखरा, तौलने का जो होता है ना, तौलने का जो आप देखेंगे आप 250 ग्राम 500 ग्राम जो वजन, 2, 4, 6, 8 इस अनुपात में जहां तक चले जाए बटखरा मिल रहा है बहुत सारा। अच्छा, उसी अनुपात में आज भी खूब प्रयोग किया जाता है, जिस अनुपात में आप देखेंगे वहां मिल रहा है ना। तो मापने की, तौलने की वस्तु कांसा बनाया जा रहा है, वो कैसे संभव भाई? तांबा और टीन को मिला करके संभव, धातु कितना मिलाया जाए, कैसे बनाया जाए, मिट्टी के बर्तन को पकाया जा रहा है, ईंटों को पकाया जा रहा है एक आकार प्रकार में, 4:2:1 का अनुपात है मान लो ईंटों का, ठीक है। तो यह अनुपात कैसे वो निकाल रहे हैं? क्या बिना सिविल इंजीनियरिंग या गणितीय ज्ञान के बिना संभव हुआ होगा? कभी संभव नहीं हुआ होगा। अब वो ज्ञान कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित हो रही है, ये भी अपने आप में एक, ठीक है, मतलब रहस्य का विषय है, ठीक है। ज्ञान को इतने लंबे समय तक, ये सारे शहर करीब 600-700 वर्षों तक रहे हैं और ये सारा ज्ञान वहां दिख रहा है, इसके वैज्ञानिक प्रमाण है अब आज के, ठीक है। तो कैसे संभव है, क्या करते होंगे पता नहीं, बट एक जरूर किसी न किसी रूप में शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन, ज्ञान का प्रचलन, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचलन तो रहा होगा, है ना। तो हमने शिक्षा को लेकर के एक बात कह दी। एक और पॉइंट लिख लें आप, इसके बाद हम धर्म पे आ जाएंगे। हम यहां लिख लें आप कि अंतिम संस्कार में विविधता, ये मैं भी उदाहरण देके बताऊंगा। अंतिम संस्कार में विविधता, ठीक है, अंतिम संस्कार में विविधता, डाइवर्सिटी, कॉमा लिखें कि मानव कंकालों के अध्ययन से अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति, अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति अलग अलग प्रजातियों की, रेस जो होती है, बनावट होते हैं ना, मतलब दुनिया में अलग अलग रेस की बात की जाती है मानव की, है ना। भूमध्य सागरीय हैं, प्रोटोस्टोलियार्ड हैं, या कॉकेकस हैं, या अल्पाइन हैं, या मंगोलियार्ड हैं। कंकालों के अध्ययन से यह पता चल गया कि अलग अलग रेस के लोग रहते थे। अंतिम संस्कार में दफनाया भी जाता था और कलश शवाधान भी होता था, ठीक है। तो अंतिम संस्कार में विविधता, अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति, कौमा, ठीक है, धार्मिक गतिविधियों में विविधता,
धार्मिक गतिविधियों में विविधता इत्यादि। विविधता युक्त समाज, विविधता युक्त समाज, विविधता युक्त समाज का प्रमाण तो है ही। लिखें इसी के साथ, इसी के साथ घातक हथियारों घातक हथियारों के न्यूनतम साक्ष्य, हथियारों के न्यूनतम साक्ष्य, कॉमा लेके लिखेंगे इसमें आप, है ना, घातक हथियारों के न्यूनतम साक्ष्य। जैसे ऐसे हथियार नहीं मिल रहे ना कि किसी को मारे और एक बार में मर जाए, है ना, ठीक है, कॉमा लेके लिखें आप, लड़ाइयों या संघर्षों का न्यूनतम साक्ष्य इत्यादि इत्यादि विविधता में एकता के तत्व को मजबूत करता है। इत्यादि विविधता में एकता के तत्व को मजबूत करता है। ठीक है, ये बताता है कि आप इतने सालों से रह रहे हैं। भारत की खूबसूरती क्या है कि हम लोग बहुत विविधता वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान देखेंगे आप, और विविधता के बावजूद भी हम थोड़े बहुत टकराव होते हैं, बट प्रेम सहिष्णुता के साथ हम, तो ऐसा माना जाता है कि भारत में हजारों साल की परंपरा है प्रेम के साथ रहना, सहिष्णुता से रहना, डाइवर्सिटी को स्वीकार करना। हड़प्पा में भी हमें इसके प्रमाण जो साक्ष्य में बता रहे हैं। हत्या के बहुत कम, अपराध के बहुत कम जो प्रमाण होते हैं ना, तो विद्वान बताते हैं नहीं भगदड़ मची है या बहुत तेज धार से मारा गया किसी को, इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं, बट हत्या के, हथियार के आज लाखों प्रमाण है हड़प्पा के बारे में, आज अलग अलग शहरों से, बट ये सब प्रमाण बहुत न के बराबर है। ये बताता कि लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करते हो। ये भारतीय समाज का बहुत महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, आज भी इसको हम देख सकते हैं। बाकी रही अंतिम संस्कार में विविधता, अभी मैं धर्म के साथ आपको बता दूंगा क्या क्या विविधता थी। प्रजाति के बारे में अलग से नहीं जानना आपको, बस वैसे एक बार बोल के बता दे रहा हूं आपको, है ना, हैंडआउट्स इस सब में लिखा हुआ है ना, जैसे भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन है, मंगोलियाड है, ये सब। थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि हमें बहुत पढ़ना है, हमें भरना नहीं है इसको, अभी टॉप फ्लोर में हमें जगह बना के चलनी है अभी, ठीक है, बहुत पढ़ना है हमें, लेकिन आइडिया से चूकना नहीं है। जैसे अक्सर क्या करती है यूपीएससी ना, 4 कथन है, पता चला 1-2 कथन केवल आइडिया का कथन है। क्या हड़प्पाई समाज में प्रजातीय विविधता थी? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे सवालों को हम मिस नहीं करना है। कौन कौन से प्रजाति थे, बड़ा मुश्किल काम है, लोग बड़ी मेहनत से याद तो कर लेते हैं, पता चला फिर कोई नया अनुसंधान हो गया, वो बदल गया। पीछे ना अनुसंधान बदलते रहते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके यूपीएससी सवाल यहां फ्रेम करती है। ठीक, अनुसंधान के साथ दायरा बदलता रहता है, इसमें खूब अनुसंधान हो रहा है। अभी तो कोशिश ये हो रही है हिंदुस्तान में जितने स्थल है उसका खूब उत्खनन करें, नई नई बातें बताएं, ताकि लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो को मतलब या तो भूल जाएं, जब नहीं भी भूले तो पाकिस्तान सरकार पे एक दबाव रहे कि भाई तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बताओ। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है ना, तो 1947 से पहले की उपलब्धियों को पाकिस्तान में ऐसी कोई भी उपलब्धि जो इस्लामिक राष्ट्र होने के रूप में से कमजोर करे, पाकिस्तान उससे बचता है। हम उभारते हैं, हम कहते हैं हड़प्पा हमारा था, मोहनजोदड़ो हमारा था। पाकिस्तान डरता है इस बात से, ये आज तो किताबों में पढ़ा रहा है हमारा है, और कल फिर हमेशा रहा भी है हिस्सा। पाकिस्तान इस बात से डरता भी बहुत है, ठीक है, कि भाई बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाओ ना, मतलब इस्लाम के इर्द गिर्द सारी बातें बताओ। तो ये जो शिक्षा को लेकर इतनी बहस होती है, आप देखते हैं विवाद होती है, गलत नहीं होती है।
जिस तरह की किताबों में बातें होती हैं, धीरे धीरे सोच भी हमारी उस तरह की बनने। बट भारत में एक आजादी रही है आजादी रही है नहीं, स्टिल है। लेखकों को पूरी आजादी है अपनी बात कहने की। अपने यहाँ पत्रकार हो या इतिहासकार हो या कोई विद्वान हो, वो अनुसंधान करके अपनी बात कह सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रतिबंध कभी भी नहीं रहा है आजादी से लेकर अब तक। विवाद का उभरना एक लोकतांत्रिक समाज का संकेत होता है। जिसको आपत्ति है वो अपनी बातों को उठा रहा है। समाधान भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है उसका, तानाशाही तरीके से नहीं होता है। तो विवाद का उभरना अपने आप में गलत नहीं है। बस समस्या क्या होती है कि हर चीज में राजनीतिक दल कूद जाते हैं। कुछ चीज समाज के ऊपर छोड़ दीजिए, बुद्धिजीवियों के ऊपर छोड़ दीजिए। जहां राजनीति करनी है वहां राजनीति करिए, बाकी छोड़ दीजिए। आप समाज को तय करने दीजिए, बुद्धिजीवियों को तय करने दीजिए, इतिहासकारों को तय करने दीजिए आप। क्योंकि राजनीतिक दलों को बहुत सारी चीजों में नहीं कूदना चाहिए। वो विकास वगैरह के मुद्दे पे, एकता अखंडता के मुद्दे पे सक्रिय रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कुछ चीज समाज अपने आप तय कर लेगा, है ना? तो है अपने यहाँ डाइवर्सिटी और उठते रहते हैं विवाद। आजकल एक पत्र को लेकर विवाद चल रहा है, एनसीईआरटी पत्र को लेकर के, है ना? अहमद के नाम रीना की चिट्ठी या ऐसा कुछ करके एक लिखा हुआ है। देखिएगा अखबारों में आजकल विवाद चल रहा है। अरे ठीक है, बुद्धिजीवियों के ऊपर छोड़ दो तुम उसको, ठीक है, चल रहा है विवाद। विवाद उठने में गलत बात नहीं है, ठीक है। इन सब बातों पे बातें तो होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक दल कूदते हैं तो फिर वो थोड़ा विवाद अलग तरीके का हो जाता है ना? तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, समाज के बारे में हमने एक तस्वीर, इसमें आप देखोगे लगभग इंफॉर्मेशन हमने नहीं डाला। इसमें हमने कोई फैक्चुअल बातें नहीं डाली, इंफॉर्मेशन, सूचना, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं। हमने केवल आइडिया के आधार, प्रमाणों को हमने विचार के स्तर पर रखा और उन विचारों को हमने 2-2 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। हड़प्पाई समाज कैसा था, हम इसको बहुत गंभीरता से बस ऐसे लें कि हमारा अतीत में भी एक ऐसा एक समृद्ध वर्ग रहा है, एक उन्नत सोच वाले लोग रहे हैं, तो एक अच्छा सा भाव आएगा, थोड़ी गुदगुदी आएगी, ठीक है। लोग कैसे जीते होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या बतियाते होंगे, ठीक है, क्या मतलब मनोरंजन एक्चुअल में कैसे, तो जितना पता चले उतना ही अच्छी बात है हमारे लिए। मतलब पीछे क्या रहा होगा, इससे एक तस्वीर बन जाएगी आपकी। अब फिर वही बात, जैसे आपसे कह दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें 150 शब्दों में, तो आप तो एक एक पॉइंट आपका 200-250 शब्दों का है, तो एक एक आंसर, तो चलो वो चुनौती तो लगी रहेगी आपकी 150-250। हमने साफ साफ समझाया, मुख्य मांग पे ध्यान देना है। अभी हम क्या करते हैं, धर्म के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक। ये कंप्लीट कराने के बाद मैं विरासत का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा एग्जाम्पल दे करके। संस्कृति का बुनियादी कॉन्सेप्ट आपको हमने समझा दिया है। सिलेबस का मेन फोकस क्या है मुख्य परीक्षा में, संस्कृति और विरासत। प्रारंभिक परीक्षा में भी जो सवाल पूछे जाते हैं, यदि एंशिएंट मेडिवल से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये मान के चलो 6 से 8 प्रश्न जो अब तक पूछे जाते हैं वो संस्कृति और विरासत से होते हैं, ठीक है। सिलेबस हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, बट सवाल होते संस्कृति विरासत पे। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि संस्कृति विरासत को हम अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से घूमकर, अवेयर होकर के भी पढ़ समझ सकते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। ये बुद्धिजीवियों का एग्जाम है, ये केवल काला अक्षर वाला एग्जाम नहीं है। आप सबको पता है काला अक्षर किसके बराबर होता है। ताकत तो बहुत होता है भैंस का, लेकिन कहा जाता है बुद्धि। तो ये बुद्धिजीवियों का एग्जाम है। यहां पे आप देखोगे तो कल्चर वाले सेक्शन को हमेशा महत्व देती आई है यूपीएससी, ऑलवेज, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में। कंप्लीट पढ़ने के साथ सब पूरा सिलेबस हम पढ़ते हैं, और कल्चर वाले सेक्शन में क्लास में भी हम लोग टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, और पढ़ने के दौरान भी उस पर ज्यादा टाइम। ये तैयारी का एक नॉर्मल तरीका, स्ट्रेटजी होता है। पूरा पढ़िए, कल्चर वाले सेक्शन पे समय बढ़ाते रहिए आप भी, और मैं भी क्लास में ज्यादा टाइम देता हूं उसको जब बताता हूं। तो समझ में आ रही बात सभी को ना। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऐसे हम प्लान करते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि पीटी और मेंस में एक्चुअल में कल्चर ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब लिखिए जरा, खाका खींचते हैं हम लोग धर्म के बारे में। आ जाइए आप थोड़ा।
देखो, आप जब सोसाइटी पढ़ोगे ना तो आपको धर्म और पंथ के बारे में बताया जाएगा। सोसाइटी वाले क्लास में आप इसको पढ़ना, और एथिक्स वाले क्लास में मिसेस पांडे सर हैं, धर्मेंद्र सर, वो सब आपको बताएंगे। मैं अपनी भाषा में आपको यहां समझा दूं कि मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो, हम लोग बोलचाल की भाषा में धर्म से क्या लेते हैं, पूजा पाठ की पद्धति से लेते हैं। किसी से पूछोगे भाई ठीक है ये व्यक्ति धार्मिक है, धार्मिक नहीं है, ठीक है, किसी से पूछ लो आप ना, 1000 में मतलब मान के चलो 1000 के 1000 बोलेगा हाँ पूजा पाठ कर रहा है भाई, आज वो धर्म ग्रंथों का पाठ हो रहा है, तो आज ये मंत्रोच्चारण हो रहा है, तो कोई मंदिर गया है, कोई गुरुद्वारे गया है, कोई चर्च गया है, मस्जिद। हम धार्मिक गतिविधियों का मतलब पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं, ठीक। प्राचीन भारतीय साहित्य को ठीक से पढ़ेंगे हम तो धर्म को ना बड़ा व्यापक अर्थों में लिया गया प्राचीन भारतीय साहित्य में। धर्म का मतलब एक तरह से कर्तव्य से लिया गया, नियम से लिया गया है। पूजा पाठ उसका एक पार्ट है, ठीक। हम लोग क्या लेते हैं, धर्म का मतलब पूजा पाठ। प्राचीन भारत में धर्म को बड़े व्यापक अर्थों में लिया गया, जैसे राजा का धर्म क्या है, मंत्री का धर्म क्या है, प्रशासक का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, स्टूडेंट का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, ठीक है। यानी कर्तव्यों के सेंस में, ड्यूटी के सेंस में। इवन हम बोलचाल में धर्म को इसी अर्थ में बात करते हैं आज भी हम। दो बात समझ में आ रही है ना आप सभी को? धर्म बोलचाल में हम लोग पूजा पाठ के अर्थ में लेते हैं, बट कभी कभी चर्चा में हम लोग कर्तव्यों के अर्थ में भी लेते हैं। बट प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म को कर्तव्यों के अर्थ में ज्यादा लिया गया है, और छोटा सा उसका एक हिस्सा हो जाता है पूजा पाठ। अभी पिछले कई दशकों से पंथ शब्द ज्यादा चलता है। पंथ का मतलब हो गया एक तरह से पूजा पाठ की पद्धति, ठीक। तो धर्म और पंथ एक है कि इसमें अंतर है? यूरोप की पंथ निरपेक्षता क्या है, भारत की क्या है? अभी इस बार मेंस में भी सवाल एक आया है। अभी गवर्नर ने तमिलनाडु के अभी 2 दिन पहले अखबार में उन्होंने कहा कि हमें यूरोपीय पंथ निरपेक्षता को मानने की जरूरत, उस पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अभी जस्ट सिलेबस अभी पूछा भाई 3-4 दिन पहले भी यूपीएससी मेंस में भी यही सवाल आया, और पहले भी आ चुका है। तो आपको ये वाला सेक्शन सिस्टमेटिक तरीके से आपको सोसाइटी वाले सर भी और एथिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, हमें भी, हम पढ़ने जा रहे हैं तो धर्म कर्तव्य के अर्थ में भी है और पूजा पाठ के अर्थ में भी है। हम एंशिएंट हिस्ट्री में प्राय धर्म की, अब प्राचीन भारतीय किताब क्या करता है, कभी धर्म लिख देगा, कभी पंथ लिख देगा, बात करेगा पूजा पाठ के। तो हम लोग किस अर्थ में धर्म की बात करने जा रहे हैं, पूजा पाठ के अर्थ में बात करने जा रहे हैं। पंथ भी लिखा हुआ मिले तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी पूजा पाठ की पद्धति की बात हो रही है। धर्म का बस एक और मतलब होता है, वो है कर्तव्य, ठीक। इतनी सी बात है। अब किसी भी काल में धार्मिक जीवन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं, मान लो कौन कौन सा संप्रदाय है। जैसे आज की बात करें हम तो बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं भारत में, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म की बात करें हम, इसमें बहुत सारे संप्रदाय इस धर्म में, शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारे उप संप्रदाय हैं। इस्लाम की बात करें, इसमें भी बहुत सारे संप्रदाय उप संप्रदाय हैं। ईसाइयों की बात करें, सब जगह है। कौन कौन से संप्रदाय, अब हड़प्पा में कौन बताएगा कौन सा संप्रदाय था, नहीं था। धर्म की बात करते तो संप्रदायों की बात करते हैं, ठीक। यदि हिंदू धर्म पे हमारा फोकस हो, हिंदू पंथ या धर्म पे हमारा फोकस हो, ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखते हैं, देवी देवता की बात होती है। यदि किसी देवी देवता की पूजा होती थी तो कौन सी देवी देवता की पूजा हो रही है? प्राचीन काल से सभी समाज में, केवल भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी समाज में प्रकृति पूजा का महत्व होता है। मानव सर्वाइवल के लिए क्या होता है, प्रकृति पे तो निर्भर रहता है। अभी तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है ना मानव का, हम मंगल को भी देख लेंगे हम, ठीक है, शुक्र को भी देख लेंगे, अभी ये वाला कॉन्फिडेंस चल रहा है, ठीक है ना। बाढ़ आ गया तो ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं, उस समय सूखा है तो ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो बहुत तरह की बातें चलती हैं जीवन में, है ना।
ठीक है, तो प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा का मतलब मानव के अलावा क्या, जैसे हम जल को महत्व दे रहे हैं क्या, वृक्ष को महत्व दे रहे हैं क्या, अग्नि को महत्व दे रहे हैं क्या, पशुओं को महत्व दे रहे हैं क्या, हम हिंदू समाज में देखेंगे आज भी इन सब चीजों का महत्व और उसके संकेत आपको मिलेंगे, वेदों में भी मिलेंगे आपको उसके प्रमाण, ठीक है, हड़प्पा में भी आपको उसके मिलेंगे प्रमाण। तो धार्मिक जीवन पढ़ने का भी एक मेथड होता है, सुन पा रहे हैं सभी लोग, एक मेथड होता है। तो हम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए में पढ़ने के दौरान, प्रकृति पूजा की बात कर ली हमने, देवी देवता की बात कर ली हमने, है ना, संप्रदाय की बात कर ली हमने, है ना। ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत जैसे भूत प्रेत वगैरह की भी बात हो जाती है ना, पुनर्जन्म, ठीक है, ये सब कुछ इसके भी प्रमाण है नहीं है। जब मध्यपाषाण नवपाषाण काल में व्यक्ति को कब्र में दफनाया जा रहा है तो साथ में वस्तुओं के साथ, अब पता नहीं क्या सोच है, बट ये तो रहता होगा कि शायद मृत व्यक्ति शायद इसका उपयोग करेंगे फिर कभी। आज भी हिंदू रीति रिवाज में भी देखेंगे आप, जब अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, उसमें आप कुछ कुछ चीजों को साथ में, मतलब जहां दाह संस्कार होता है वहां तक ले जाया जाता है, और जो प्रिय चीजें होती है, प्रिय वस्तु होती है, ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा होती है, जो इस रिचुअल्स को बिलीव करते हैं। ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा, जो इस कर्मकांड को मानते हैं, आप देखेंगे आप, तो आपको दिख जाएगा ये भाई, ये चीज प्रिय था इनका, रेडियो प्रिय था, साइकिल प्रिय था। तो जिसकी जो श्रद्धा भक्ति होती है संस्कार के दौरान वो सब दान में देते हैं। कई हिंदुस्तान के कई हिस्सों में प्रचलित है भूत प्रेत पुनर्जन्म वगैरह के बारे में। फिर ऐसे ही देखा जाता है पूजा स्थल, क्या कोई पूजा स्थल था, क्या कोई पुरोहित है, क्या कोई धर्म ग्रंथ है, इस तरह की बातें भी देखी जाती हैं कि था नहीं था, था तो कैसा था। अंतिम संस्कार की भी बात होती है। और थोड़ा बहुत निरंतरता पे भी ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी चीजें हमें बाद के कालों में दिखाई पड़ती हैं। हम केवल ये स्ट्रक्चर बना लें, हम गुप्तकालीन धर्म, मौर्यकालीन धर्म, कुषाणकालीन धर्म, वैदिक युगीन धर्म, केवल हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो हमारे उत्तर कभी भी पूरे हो जाएंगे। ठीक, अब वैदिक काल में हम अभी हड़प्पा पढ़ रहे हैं इस पैटर्न पे, फिर वैदिक पढ़ेंगे इस पैटर्न पे। अच्छा, हड़प्पा और वैदिक में क्या अंतर आया आपको दिख जाएगा। फिर बुद्ध काल पढ़ेंगे इस पैटर्न पे तो क्या अंतर आया वो आपको दिख जाएगा। हिस्ट्री में क्या होता है, बस एक पैटर्न होता है, निरंतरता और परिवर्तन। तभी तो हमने कहा आपको कि दो चार दिन और पढ़ते पढ़ते आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री सेटल कर जाएगा आपका। केवल हम टॉपिक पढ़ा रहे होंगे अब हम इसके बाद। ठीक, अब मेडिवल भी इसी पैटर्न पे चलेगा आपका। ठीक है, तो एंशिएंट मेडिवल पूरा इसी पैटर्न पे हम बढ़ते चले जाते हैं। धर्म है, इन बातों को देखना है, समाज है तो इन बातों को देखना है, अर्थव्यवस्था है तो इन बातों को देखना है। ठीक, अब जरा हम दो चार बातें इस पे भी लिख लेते हैं, धर्म के बारे में भी लिखिए आप जरा। सब कुछ प्रमाणों के आधार पर लिख रहे हैं, हम हड़प्पाई धर्म की बात कर रहे हैं। हम हड़प्पाई धर्म की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखिए आप, लिखिए भौतिक साक्ष्यों से या पुरातात्विक साक्ष्य कर लीजिए इस बार, पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित संकेत मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संकेत मिलते हैं। अब क्या क्या संकेत मिलते हैं इसके बारे में हम लोग वन बाय वन आप, ठीक है ना, लिखते चलिए आप, क्या क्या संकेत मिलते हैं, है ना, ठीक है आप।
कि मोहनजोदड़ो, अगला पॉइंट लिखे, मोहनजोदड़ो के एक मुहर मोहनजोदड़ो के एक मुहर में, जो सील है मुहर में, एक व्यक्ति को योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, योगी की मुद्रा में मतलब पालती मार करके। ठीक है ना, और जो आंखें हैं मतलब अर्ध खुली हैं। जैसे चीनियों की आंखें देखेंगे ना, चाइनीज लोगों की आंखें, मतलब तो आपको लगेगा नहीं कि आंख खुला हुआ या बंद है उनका। ठीक है, मतलब है ना। तो एक योग की अलग अलग मुद्रा होती है। आंख बंद भी करते हैं जब हम ध्यान करते हैं, अर्ध खुले नेत्र से भी करते हैं, कंप्लीट पूरी तरह से, मतलब ठीक है, योगी की मुद्रा में, ठीक है, दिखाया हुआ है। लिखें आप इसी में, इसके चारों तरफ पशुओं को उत्कीर्ण किया गया है। ब्रैकेट में लिख लें आप, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, चारों तरफ चार पशु हैं, हाथी, बाघ। अब इससे देखो एक जानकारी आपकी बढ़ गई ना कि हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, इन सब पशुओं, जंगली पशुओं की भी जानकारी हड़प्पा वासियों को उस तरह की आकृति बनी रहती है। ठीक, दिखाया गया। देखिए, तथा पैर के नीचे दो हिरन हैं, पैर के नीचे दो हिरन। लिखें, इसे शिव का प्रारंभिक रूप बताया जाता है। इसे शिव का प्रारंभिक रूप बताया जाता है, आदि रूप बताया जाता है। ठीक, इसी में लिखें, हड़प्पा के विभिन्न शहरों से, हड़प्पा के विभिन्न शहरों से शिवलिंग, हड़प्पा के विभिन्न शहरों से शिवलिंग, जिनकी पूजा करते हैं हम लोग, शिवलिंग तथा कुबड़ वाले बैल, जिसे हम नंदी बैल भी कह सकते हैं, है ना, शिव का जो वाहन होता है। हड़प्पा के विभिन्न शहरों से शिवलिंग और कुबड़ वाले बैल के भी साक्ष्य मिलते हैं। लिखिए, ऐसा माना जाता है कि शिव की पूजा प्रचलित रही होगी ठीक है, और ये भी कहा जाता है योग वगैरह का भी समझ होगा। भारत में योग की परंपरा हजारों साल पुरानी है। ठीक है, तो हो सकता है कि रहा हो। तो ऐसे करके हमने जैसे एक देवता के बारे में, ये भी जॉन मार्शल बता रहे हैं, सारी बात कह रहे हैं। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये मार्शल की बातें बता रहा हूं, वरना लेटेस्ट रिसर्च में तो कुछ कुछ बातों को इसमें काटा जाता है, तो हम उस अनुसंधान में नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, आर एस शर्मा भी ये बात कह रहे हैं कि संभवतः किसी न किसी रूप में पूजा होती होगी। ठीक है, तो एक मुहर से ये जानकारी हमें मिल रही है, सील से। ठीक है, अब एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में पशु है, तो हो सकता है उन पशुओं का भी बड़ा महत्व रहा। शिव को पशुपति भी कहते हैं।
शिव को पशुपति भी कहते हैं, महायोगी भी कहते हैं। तो मैं भी ये सारे रूप किसी न किसी रूप में प्रचलित रहे हूं। ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं बट प्रमाण से वो शिव है, क्योंकि जब तक लिपि पढ़ी नहीं की तब तक ये बात हम दावे से नहीं कह सकते। क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया तो हमारे लिए कहने में आसानी हो जाती, चलो अंग्रेजों ने कह दिया तो कह दो। ठीक है। मार्शल ने बहुत विस्तार से धर्म के बारे में बताया है, और लगभग थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली कुछ कुछ चेंज उसमें हुआ है, वरना सारी जॉन मार्शल वाली अवधारणा ही चल रही है धर्म के क्षेत्र में। जब आप किताब वगैरह पढ़ेंगे ना, कभी कभी बहुत सारे इतिहासकारों के नाम, विद्वानों के नाम, कभी कभी आपको लगेगा, कई बार कुछ शिक्षक वगैरह को भी आपने कभी सुना होगा, वो बात करते करते 10-20 इतिहासकारों का नाम बता देंगे। ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ गंभीर जैसी पढ़ाई हो रही है ना। लगभग सभी इतिहासकारों से मैं पढ़ा हूं। ठीक है। बाकी लोग नाम बताते हैं, मेरे सब गुरु हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं जानता हूं कि हाँ भी क्या है, वो कौन सी बात कब बता रहे हैं। ठीक है। जितने लोकप्रिय इतिहासकार हैं सबसे पढ़ने का मुझे सौभाग्य है, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे मौका रहा है पढ़ने का। कभी नहीं पढ़ा तो उनका सेमिनार बहुत सारा अटेंड किया है हमने, है ना। बहुत योग्य लोग रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्य अध्ययन में यदि जरूरत बहुत मजबूरी होती है तभी हमें किसी का नाम लिखने या लेने की जरूरत। सामान्य अध्ययन एक कॉमन आदमी, हमसे जीएस के सिलेबस में लिखा रहता है, हम सामान्य सेंस के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। हमसे कतई अपेक्षा नहीं होती है इसमें ये रिसर्च वो रिसर्च। ठीक। तो रामशरण शर्मा की किताब कहीं कहीं थोड़ा झुकाव ज्यादा होता है मार्क्सवादी, और वो कहीं कहीं लोग भी थोड़ा ऐसे झुकाव होता है कि थोड़ा रिस्की होता है वो। उन सब चीजों को हम लोग साइड करते हुए ही पढ़ते हैं, एक संतुलित तार्किक अप्रोच रखते हैं हम लोग क्लास में। ठीक है। तो नाम वगैरह बीच में मैं कहीं ले रहा हूं तो उसे घबराइएगा मत। जॉन मार्शल वो पहले विद्वान है जिन्होंने सभ्यता के बारे में जानकारी दी है। ठीक। तो उसे घबराइएगा मत, आपको कोई काम नहीं करना उस मार्शल के बारे में, इतना भी मतलब नहीं है। ठीक है। तो देवता की बात जैसे हमने कर ली आपसे, ठीक है, कि भाई देखो ये इस तरह के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, है ना। ऐसे देवी पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। जितना पाषाण युगीन समाज है, अब जब एक बार खेती का ज्ञान हो गया ना तो सब जितने मानव होंगे ना धरती के बार बार सिर टिकाएंगे उस पर, भैया माता कृपा करना, आप फसल हो जाना। आप किसानों को आज भी देखिए, आप किसान आज भी कभी ईश्वर की तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, कभी धरती मां की तरफ, क्योंकि एक तरह से अन्नदायी है ना, मतलब भोजन पूरा चल रहा है आपका उससे। हम लोग दुनिया में जब आते हैं तो 3-4-5 किलो ऐसा ही कुछ वजन होता है हमारा, 2.5 किलो से लेकर 5 किलो। दुनिया में जब हम आते हैं तो 2.5 किलो से 5 किलो। ये जो हमारी लंबाई बढ़ती है और हमारा जो आकार प्रकार बढ़ता है, ये सब धरती के कारण होता है। धरती की चीजों को ही ग्रहण करके जो है हम धीरे धीरे हम, जो बाकी बायोलॉजिकल तो है ही, और वापस फिर धरती के पास सब कुछ, धरती वापस ले लेती है सब अपने साथ। ठीक। धरा की बड़ी भूमिका है हर समाज में, चाहे मिस्र हो चाहे मेसोपोटामिया हो, हर एक समाज में पृथ्वी को देवी के तौर पे पूजा जाता रहा है। वेदों में भी बड़ा महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में भी बहुत सारे प्रमाण हैं इस तथ्य को बताते हैं कि धरती को देवी के तौर पे पूजा, पृथ्वी की पूजा होती होगी। ठीक। ये कॉमन सी बात है। अगला पॉइंट लिखिए आप, देवी की बात करने जा रहे हैं हम, है ना। लिखिए, हड़प्पा के एक मुहर में देवी के गर्भ से, एक देवी के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। एक देवी के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक। गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। लिखें, संभवतः
पृथ्वी को देवी के रूप में आराधना की जाती थी। ठीक, एक अनुमान ऐसे व्यक्त हम कर सकते हैं। जैसे देखो, आप कभी कभी किताब पढ़ोगे, कुछ कुछ शब्द आएंगे, एक शब्द आपको बहुत मिलेगा जिसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया है, मृद भांड। इंग्लिश में पोटरी वर्ड इसके लिए आता है, हिंदी अनुवाद है। बेसिकली मिट्टी के बर्तन के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। जो बड़े बड़े पॉट हैं, बर्तन, उसके लिए मृद भांड, सब हमने लिखवा दिया मिट्टी के बर्तन। मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। ठीक, पशुओं की मूर्ति है, मानव की मूर्ति है। मिट्टी से बने हुए बहुत सारे खिलौने मिले हैं, भांति भांति के खिलौने हैं। ठीक है, तो आज देखोगे, आज भी मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। आज भी देखो, ग्रामीण समाज में चले जाओ, ठीक है, बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीजें मिट्टी से बनती रहती हैं। तो जो मूर्तियां मिली हैं उसमें महिलाओं की मूर्तियां सर्वाधिक हैं। तो ऐसा एक अनुमान व्यक्त किया जाता है कि भाई हो सकता है देवी का धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व। इस एक पॉइंट को भी इसमें हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, लिखें आप, लिखें, बड़ी संख्या में मिट्टी से निर्मित देवी के मूर्तियों के साक्ष्य के आधार पर भी देवी पूजा का अनुमान व्यक्त किया जाता है। देवी पूजा का अनुमान व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो देवताओं की भी पूजा हो सकती है, हो रही हो, हमने अनुमान की बात है। देवी पूजा के भी प्रमाण हम यहां पे देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे एक मुहर पे दिखाया जा रहा देवी है और सामने दीप जैसी कुछ वस्तु जलाई गई है, तो देवियों को दीप दिखाया जाता है, ऐसा अनुमान होता है। एक मुहर पे दिखाया जा रहा देवी है और नीचे जो है बकरी या किसी पशु को लोग लेकर के खड़े हैं सिर झुका करके। हो सकता है किसी प्रकार का बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा प्रचलित हो। ऐसे बहुत सारे अनुमान है किताबों में दिए गए हैं। ठीक, तो हमने एक दो एग्जाम्पल यहां भी ले लिया, देवताओं की पूजा और देवियों की पूजा। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, प्रकृति पूजा की बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। अगला पॉइंट हम प्रकृति पूजा के बारे में बात करना है ना। लिखें, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रकृति पूजा के प्रचलन के संकेत भी मिलते हैं। प्रकृति पूजा के प्रचलन के संकेत भी मिलते हैं। लिखें आप, जैसे लिखें अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका का मतलब जैसे पूजा पाठ के लिए ना हवन जो करते हैं वैसा कुंड बना हुआ है, उसमें जली हुई लकड़ियां या जली हुई चीजें मिल रही हैं हमें। जैसे अग्नि वेदिका, कौमा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार। सब कहते हैं
कि इसका धार्मिक महत्व रहा होगा, जल स्नान का धार्मिक महत्व रहा होगा। ठीक, कौमा लिखे बड़ी संख्या में पीपल का चित्रण, पीपल जो वृक्ष है, पीपल का चित्रण इत्यादि अग्नि, जल, वृक्ष, अग्नि, जल, वृक्ष के धार्मिक महत्व को बताते हैं। ठीक है, तो इन सबसे अनुमान है। वैसे बहुत जगह देवी देवताओं के साथ सर्प भी है। आप देखोगे हिंदुस्तान में, मतलब जो सनातन संस्कृति जिसे हम कहते हैं, सनातन क्यों कहते हैं, वैदिक क्यों कहते हैं, ब्राह्मण क्यों कहते हैं, हिंदू क्यों कहते हैं, इस पर भी बात हो जाएगी आपसे जब आगे चलेंगे हम। इस सनातन परंपरा में लगभग सभी पशु पक्षियों का अपना महत्व। साउथ में चले जाइए तो हाथी की कहीं पूजा हो रही है, कहीं चले जाइए आप तो मतलब नाग पूजा, तो नाग पंचमी तो बड़ा फेमस है अपने यहाँ। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे तो गौदान, गौ पूजा तो मतलब हजारों साल की परंपरा है। तो कुछ न कुछ आप देखेंगे बहुत सारे पशुओं के धार्मिक महत्व के बारे में भी हमें। जल का तो इतना महत्व है कि बहुत सारी नदियों को ही पवित्र नदी माना जाता है अपने यहां। बिना स्नान कोई पूजा पाठ की तो बात, सनातन परंपरा की बात करें हम। सनातन यानी हम ये नहीं बता सकते कि ये परंपरा कब से चली आ रही है। ठीक, तो ऐसे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सब परंपराएं तो हैं ही। अग्नि की पूजा, बड़ा महत्व है अग्नि का आज भी। जिस समय अग्नि नियमित प्रयोग में आया होगा मध्य पाषाण काल में, जब जलवायु परिवर्तन के बाद, उस समय के लोगों के बारे में पता नहीं, बट लोगों के लिए भी अग्नि जीवनदायी ही रहा होगा उस समय तो बहुत ज्यादा। तब तो विकल्प ही नहीं था उनके पास। आग के दम पे ही वो अपने आप को, मतलब चाहे ठंड से बचाना हो, जानवरों से रक्षा करनी हो, रोशनी की जरूरत हो, शिकार करना हो, भोजन को पकाना हो। सोचो उस समय अग्नि का क्या महत्व, मतलब मानव को क्या खुशी मिलती होगी, क्या हाथ लग गया, ये वाकई चिराग हाथ लग गया है। ठीक है, जिसे जो चाहो मांगो वो मिल जाएगा। मतलब तो आज हो सकता है बड़े बड़े आविष्कारों का बड़ा महत्व न रहे, बट उस दौर में अग्नि का ज्ञान जो था अपने आप में क्रांतिकारी ज्ञान था। ऐसे ही जब कृषि और पशुपालन को लेकर एकदम निश्चिंत हो गया होगा मानव, उसको लगता होगा कि हाँ अब सुकून का जीवन हम जी सकते हैं। तो दौर के हिसाब से भी महत्व होता है ना। इसके बाद भूत प्रेत पुनर्जन्म वाला पॉइंट है, लिख लेते हैं इसको भी। अगला पॉइंट लिखें आप। हड़प्पाई स्थलों से ताबीज जैसी वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पाई स्थलों से ताबीज जैसी वस्तुएं मिली हैं। ताबीज जैसी वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, तथा अंतिम संस्कार के साथ वस्तुओं के दफनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। वस्तुओं को दफनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। मिलते हैं संभवतः भूत प्रेत पुनर्जन्म, भूत प्रेत पुनर्जन्म इत्यादि में समाज की आस्था रही होगी। भूत प्रेत पुनर्जन्म इत्यादि में समाज की आस्था रही होगी। ठीक है, आस्था रही होगी, है ना। देखो डर तो हर युग में लगता है। आज इतना डेवलपमेंट है, लोग आज भी मान लेते हैं कि भूत प्रेत, अंधेरे को देख करके, किसी अज्ञात जगह को देख के डर जाते हैं लोग, है ना। ठीक है, और
कभी भी ख्याल आ जाए मौत को देख करके तो पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, किस रूप में होता है, इस तरह की बातें भी हो जाती हैं ना। तो मानव ह्यूमन तो टेंडेंसी तो रही ही होगी उस दौर में भी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट लिखें कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पूजा स्थल के बारे में पूजा स्थल के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। इसका मतलब ये होता है कि नहीं है, मतलब ठीक है ना, इसका मतलब है कि नहीं है, मतलब अभी तक जो माना जाता है। तो प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है। लिखें साथ ही पुरोहित वर्ग तथा पूजा पाठ की विधि के संदर्भ में भी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता या आत्मविश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक, तो उसके बारे में आप दावे के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो कैसे कह देंगे कि आप क्या है। इसी में लिखें हालांकि मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा, क्योंकि पूजा पाठ लोग करते हैं, हर समाज के लोग करते हैं। देखो डर तो हर समाज के लोगों को लगता है। अब डर लगता है तो डर से बचने का क्या तरीका है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है, दूसरा नहीं तो कम से कम प्रार्थना। ठीक है, अनायास मतलब किसी शक्ति को याद करना जिसको हम मानते हैं। ठीक है, तो यही तरीका होता है। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं, ठीक है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना, कुछ लोग शुरू कर देते हैं। कहीं अकेले में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई हम हनुमान चालीसा का पाठ जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं समाज के लोग। तो अब जब धर्म के बारे में बात करते हैं तो ये सब बातें भी, पूजा स्थल है, पुरोहित है, धर्म ग्रंथ है, मूर्ति पूजा है, इस तरह की बातें भी तो हमने यहां पे रख दिया। अब हम आते हैं अंतिम संस्कार। लिखें आप जरा अंतिम संस्कार के बारे में, धर्म पे ही चल रहा अभी, है ना। देखिए अंतिम संस्कार के रूप में शव को कब्र में दफनाने की प्रथा, शव को कब्र में दफनाने की प्रथा कब्र में दफनाने की प्रथा तथा दाह संस्कार, दाह संस्कार दोनों का प्रचलन था। जैसे आप देखेंगे इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में कैसे शव को दफनाया जाता है, वो भी था। हिंदू धर्म में जलाने के बाद कलश में रख करके अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, विसर्जित किया जाता है। दोनों चीजें हमें मिलती हैं। एक आंशिक समाधान भी मिलता है। आंशिक का मतलब मृत्यु के बाद शव को खुला छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए ऊंचे स्थलों पर, ताकि कुछ पक्षी वगैरह उसका हिस्सा खा लें, ऐसा माना जाता है। पारसियों में यह प्रथा प्रचलित है। उसके बाद फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इवन ये वाली प्रथा भी हमें दिखाई पड़े, तीन तरह के मतलब, बट मेनली ये दो हैं।
दफनाना और दाह संस्कार। इसे में लिखे आप, सिर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था। सिर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार भी उत्तर वाला ही प्रचलित रहा होगा। आज भी जो दाह संस्कार होता है उसमें सिर को उत्तर दिशा में रखकर दाह संस्कार किया जाता है। यहां पर लिख लें, नोट करके लिख लें आप, नोट करके लिखें आप, लिखे हड़प्पा से ताबूत में दफनाने का साक्ष्य मिला है। ताबूत में, कॉफिन में, लकड़ी का जो बक्सा होता है ना, उसमें दफनाने का साक्ष्य मिला है। ताबूत में दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लें आप, लोथल से महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, पुरुष को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। अब ऐसे ना प्रमाणों की लिस्ट बहुत सारी है। अब कितना कब्र है, और ज्यादा गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ेंगे तो फिर समस्या होगी, है ना। तो गड़े हुए मुर्दों को छोड़ते इतिहास में, ऐसे कालीबंगा से ये मिला है, मोहनजोदड़ो से ये, मतलब खूब ऐसे प्रमाण चलते रहते हैं। ठीक है, लोथल से और भी बहुत सारे प्रमाण है ना, दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाने का प्रमाण है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीन तरह का अंतिम संस्कार, यानी अंतिम संस्कार में विविधता। आपको याद होगा समाज में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ना आपको, अंतिम संस्कार में विविधता थी। ठीक है, दो बट लोकप्रिय है, दाह संस्कार और ये है। और उत्तर की तरफ दफनाना, यानी ये परंपरा आज भी कहीं ना कहीं हम आज देखते हैं। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखें, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से संबंधित कई विशेषताएं परवर्ती कालों में भी दिखाई पड़ती हैं। परवर्ती कालों में भी दिखाई पड़ती हैं। बाद के कालों में भी दिखाई पड़ती हैं। लिख लें आप, जैसे लिखें, प्रकृति पूजा, उसमें सारी बातें आ जाएंगी आपकी, है ना। कौमा, देवी एवं देवताओं की पूजा, कौमा, पुनर्जन्म में विश्वास, अंतिम संस्कार की पद्धति इत्यादि। अंतिम संस्कार की पद्धति इत्यादि। ठीक है, तो ये है। अब स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया, आपने देखा, जैसे सोसाइटी में बनाया ठीक उसको एक्सप्लेन किया, जैसे इकोनॉमी में बनाया वैसे एक्सप्लेन किया, जैसे धर्म का बनाया बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन भी। समझ में आ रही बात सभी को? एक बार तसल्ली पूर्वक आप लोग क्या करिए, सामाजिक और धार्मिक जीवन को 2-3 मिनट में पढ़ लीजिए। एक नई बात समझाने वाला हूं फिर मैं। आर्थिक तो रिवीजन मैंने करा ही दिया था क्लास के शुरू में ना। सामाजिक और धार्मिक जीवन को आप पढ़ लीजिए एक बार। कर लगा
तो रिवीजन कंप्लीट। अभी जैसे आपको याद होगा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या था, भारत का इतिहास। ठीक, तो हम पढ़ तो रही हैं प्राचीन भारत, फिर आगे और पढ़ेंगे हम लोग, है ना। मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या था, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृति एवं विरासत। संस्कृति में क्या क्या चीजें आती हैं, एक शुरुआती खाका मैंने बता दिया आपको, पढ़ते पढ़ते चीजें दिमाग में बैठ जाएंगे बार बार पढ़ते पढ़ते। विरासत किसको कहते हैं, एक काल से दूसरे काल में जो चीजें प्रवाहित होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर होती है। ठीक, जैसे हड़प्पा काल की कौन कौन सी चीजें हमें वैदिक काल में या प्राचीन भारत में या आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित। ठीक, ये बहुत इजी होता है जब आपको टॉपिक की जानकारी है तो इसके बारे में बात करना बहुत आसान। ठीक है, तो विरासत क्या होता है, एक काल से दूसरे काल में प्रवाह या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। ठीक है, हम परिवार के स्तर पे पहले समझ लीजिए आप, वो दिमाग में हमेशा रह जाएगा। विरासत में जैसे दादाजी ने पिताजी को जो कुछ भी दिया विरासत में, तो क्या हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। ऐसे कल्पना करिए कि ऐसे पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं, है ना, तो एक काल से दूसरे काल में जो चीजें गई, दूसरे काल से तीसरे काल में चीजें गई। ठीक है, इसको पूरे फिर भारत के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में इसको हम देखते हैं। पर ध्यान में हमेशा रखिएगा परिवार वाला कॉन्सेप्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या गया। दो तरह की चीजें जाती हैं, मूर्त जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, मूर्त जिसे हम छू सकते हैं, जैसे मान लो दीवार है, कार है, ये कुर्सी है, टेबल है, मोबाइल है, पंखा है, मार्कर है, बोर्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। एक विरासत माना जाता है मूर्त। ठीक, जो मकान जैसे मान लो दादाजी ने दिया पिताजी को पीढ़ी में, है ना, गाड़ियां मिल गई, पैसे मिल गए, आभूषण मिल गए, जमीन, ये सब मूर्त विरासत कहलाएगा। इसको हम भौतिक विरासत भी कहते हैं। ये सब क्या कहलाएगा, मूर्त विरासत या भौतिक विरासत। समझ में आ रही बात यहां तक। बहुत सारी चीजें हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी आदतें बताई गई हों, बड़ों का सम्मान करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नियम के अनुसार जीवन, ठीक है, संस्कारों का पालन करना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई होंगी, है ना। हो सकता है कुछ ऐसा और भी रहा हो उसमें, मतलब जैसे मान लो कोई वैद्य रहे हो तो पता चला बहुत सारे वैद्य वाले हुनर बता दिया हो, तो ऐसी समस्या आती है तो ये बीमारी मानी जाती है। इस तरह से दवाइयों का निर्माण होता है। कोई वैद्य हो तो वैद्य वाली परंपरा बता दी हो, कोई शिल्पकार हो तो उसने अपना ज्ञान बता दिया हो, कोई डांसर हो तो डांस के बारे में बहुत सारी बारीकियां बताई हो। आप किसी को डांस करते हुए देख सकते हैं उसके मूव को, बट उस मूव को आप टच नहीं कर सकते। व्यक्ति को आप टच कर सकते हैं बट उस मूव को, वो एक खास तरह का पोस्चर होता है ना, वो खास तरह की अभिव्यक्ति होती है। जैसे क्लासिकल डांस में देखेंगे, मान लीजिए भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में अक्सर क्या होता है, जो सोलो एक डांसर होगा, एक साथ पता चला वो बाल रूप में कृष्ण के बारे में भी वही डांसर, तो कृष्ण की मां, तो कृष्ण के पिता, तो एक पता चला एक गीत शुरू हो गया जिसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं अपनी मां से। वो कलाकार क्या होता है, वो कलाकार कृष्ण के हाव भाव में अभिव्यक्त, वो बोल के नहीं बल्कि नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करेगा। अब मां क्या कह रही है अपने बच्चे से, ठीक है, तो कलाकार फिर वो मां की एक्टिंग शुरू करेगा हाव डांस के माध्यम से। तो इस तरह से आप देखोगे तो एक बहुत उन्नत कला है ये। तो ऐसे कोई भी कला, मंत्रोच्चारण वगैरह की विधि, ये सब अमूर्त विरासत मानी जाती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेला है, तो वो एक किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे मनाया जा रहा है ना, वो तो आप उसको छू तो नहीं सकते, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये अवधि है इसकी। आप देखेंगे जैसे वैदिक मंत्रोच्चारण है, लद्दाख में बौद्ध मंत्रोच्चारण है, ये सब यूनेस्को ने अमूर्त विरासत में शामिल किया हुआ है। मंत्रोच्चारण, मंत्रों को टच कर सकते हैं कि हम आवाज को हम नहीं कर सकते ना, बट मंत्रोच्चारण को हम सुन सकते हैं, हम एक खास तरह से उच्चारण की विधि है।
बहुत सारे पीतल पे काम करने वाले पंजाब के ठठेरे हैं, पीतल से वस्तुएं बनाती है, उसको अमूर्त विरासत में डाला है। यूनेस्को की बात कर रहे हैं हम लोग, जो यूएनओ की एक संस्था है, एक एजेंसी है। कालबेलिया एक डांस है, राजस्थान के जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक डांस है, बड़ा फेमस है, वो अमूर्त विरासत में है। ऐसे बहुत सारे रंगमंच है, नाटक है, जैसे रामलीला अमूर्त विरासत में है, रासलीला अमूर्त विरासत में है, मुड़ियत्तम अमूर्त विरासत है, कृष्णट्टम अमूर्त विरासत है। ये सब नॉर्मल सी बातें सब आपके पास लिखित फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, रिलैक्स रहिएगा आप, है ना। ये सब मैं यूनेस्को का लिस्ट बता रहा हूं। दुर्गा पूजा, अभी रिसेंटली यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त विरासत में शामिल किया है। आपने सुना होगा नवरात्रे में गरबा, डांडिया, ये सब नृत्य किया जाता है गुजरात में, राजस्थान में। और अभी इस बार 2024 के प्री में सवाल भी आया था कि यूनेस्को ने इसमें से किसको सबसे हाल में अभी अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है, तो 4 उदाहरण थे, उसमें गरबा लिखा हुआ था। अब क्या हुआ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, कई 100 हजारों सालों से, भरतनाट्यम हजारों सालों से, ओडिसी हजारों सालों से, ठीक है। तो एक काल से दूसरे काल में अमूर्त, वैचारिक, कलात्मक, ये सब चीजें जो प्रवाहित होती हैं, ज्ञान वगैरह जो प्रवाहित होती हैं। तो विरासत क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर, भौतिक ट्रांसफर भी, अभौतिक ट्रांसफर भी, ठीक, ऐसे देखा जाता है विरासत को। क्यों इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया, क्यों इस पे बल दिया जाता है कि विरासत को पढ़ने से फिर आपका जो अतीत होता है वो जीवंत हो जाता है। विरासत को पढ़ने से आप अतीत को महसूस करने लगेंगे, अपने आप में अतीत को देखेंगे, अपने आसपास अतीत को देखेंगे, आप चलते फिरते अतीत से आप जुड़ जाएंगे, कनेक्ट करने लगेंगे आप। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कहा देवी देवताओं की पूजा, हम क्या देखते हैं आज भी शिव या जो नंदी बैल है या शिवलिंग है, इन सब की समाज में पूजा। देखो हम एक बार कह देंगे, हम दावे से नहीं कह सकते हैं कि क्या ये हड़प्पा वाली परंपरा ही चल रही है आज। एक बार में हम शुरू में हमने बता दिया, जैसे हमसे कहा जाए हड़प्पा कालीन धार्मिक विरासत पे प्रकाश डालें, मान लीजिए आपसे सवाल आ जाए, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हड़प्पाई साक्ष्यों से हमें धार्मिक गतिविधियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। हालांकि हम यह पूरे प्रमाण के साथ नहीं कह सकते कि सारी गतिविधियां या ये वही गतिविधियां जो बाद के कालों में प्रचलित रही हैं, लेकिन उससे मिलती जुलती बहुत सारी गतिविधियां बाद के कालों में और आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, हमने क्या किया, शुरू में अपना एक गार्ड लगा दिया, उसमें सुरक्षा कवच, भाई देख मैं जो कहने जा रहा हूं ऐसे कहने जा रहा हूं, बुरा मत मानियो। एग्जामिनर साहब के लिए है, मतलब भाई मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, जो तुमने बताया मैं वही कह रहा हूं। अब कौन कौन सी चीजें हमें बाद की कालों में या आज भी दिखाई पड़ रही हैं। अब यहां पे अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ते हैं हम, जैसे देवी देवता। अब हमने क्या देखा, जैसे पृथ्वी को देवी के रूप में या महिलाओं का देवी के रूप में सम्मान, ये सम्मान बाद के कालों में भी और आज भी है हमारे जीवन में। अब देखो इसमें एक समस्या क्या है, वैदिक काल में उतनी देवी पूजा को महत्व नहीं दिया गया, हड़प्पा के बाद मौर्य काल में उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन गुप्त काल में महत्व दिया गया। तो गुप्त काल के बाद देवी पूजा का महत्व बढ़ा। तो आज जो देवी पूजा चली आ रही है वो गुप्त कालीन विशेषताएं हैं। हम हड़प्पा काल को माने या ना माने, बट लिखना ही तो होता है। शुरू में ही हमने कह दिया भाई देखो हम दावे से नहीं कह सकते हम, लेकिन किसी न किसी रूप में देवी पूजा का प्रचलन आगे भी रहा है। और जितनी देवियों की पूजा करते हैं ना हम, दुर्गा, काली और जो जो देवियों की पूजा करते हैं, ये सारी देवियों की पूजा गुप्त काल में बड़े पैमाने पर प्रारंभ, गुप्त काल का मतलब है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी, और थोड़ा थोड़ा बदले हुए रूप में वो आज भी प्रचलित। तो गुप्तकालीन विरासत हो गई। तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं, हम बता देंगे ठीक है देवी पूजा रही है, पृथ्वी को देवी के तौर पे हमेशा से माना गया, आज भी हमने एक लाइन लिख दिया। शिव जैसे देवता की जो पूजा की जाती थी उससे मिलती जुलती पूजा की पद्धति बाद के कालों में भी हमारे समाज में प्रचलित रही है।
और आज भी बड़ी संख्या में इनके अनुयायी हैं। ठीक, हमने की बात कह दी। प्रकृति पूजा का भारतीय समाज में हजारों साल से महत्व है। आज भी आप देखेंगे सनातन परंपरा में अग्नि को बड़ा महत्व दिया जाता है। जल पूजा पाठ की पद्धति का एक अंग है और स्नान स्वच्छता का एक प्रतीक माना जाता है। आप ऐसे देखेंगे आप, ठीक है। पशुओं का महत्व देखिए आप। ये सारी चीजें बता रही हैं कि प्रकृति के प्रति जो श्रद्धा थी किसी न किसी रूप में आज भी समाज में वो प्रचलित। आप देखेंगे पुनर्जन्म, भूत प्रेत वगैरह की बातें ये वैदिक काल में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है हड़प्पा काल से ये परंपरा आगे भी प्रवाहित, ठीक है। अब ये सब चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, हम इसको छोड़ देंगे। हां, मूर्तियों का प्रचलन था, लेकिन हड़प्पा के बाद लंबे समय तक मूर्ति पूजा हमें नहीं दिखेगी। तो हम दावे से नहीं कह सकते कि हां ये मूर्ति पूजा यही वाली प्रचलित रही होगी। अंतिम संस्कार की जो विशेषताएं हमें उस काल में दिखाई पड़ती हैं, लगभग वैसी ही विशेषताएं हमें बाद के कालों में और आज भी हमारे जीवन में। इस्लाम और ईसाई संप्रदाय के लोग एक तरफ जहां शव को दफनाते हैं अंतिम संस्कार के रूप में, वैसे ही बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग दाह संस्कार करते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमने इन्हीं बातों को लेकर जैसे बाद के कालों में या आज कह के हमने बात करना शुरू कर दिया। ये बात समझ में आ रही है सभी को ना? हमने प्रॉपर बोला है इसलिए ताकि रिकॉर्ड में रहे। आपको मन करे तो घर पे जा करके रिकॉर्डिंग ऑन करके वैसे ही इंट्रोडक्शन लिख करके सारी बातों को कॉपी में लिख सकते हैं। इसलिए हमने एक फ्लो में सारा बोल दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा की धार्मिक विरासत। इंट्रोडक्शन में ही हमने रास्ता बना लिया था कि भाई एग्जामिनर साहब गलती से ही माफ करना, हम जो बताने जा रहे हैं वो ऐसे बताने जा रहे हैं। अब आपको धर्म के बारे में पता है और आज हम लोग अपने समाज में मौजूद हैं। अब इसी को ऐसे पूछ देगा, मान लीजिए आपसे थोड़ा घुमा करके कह देगा, ठीक है ना, कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रारंभिक सभ्यता थी या जो हजारों साल पुरानी सभ्यता थी या आज से 4,500 साल पुरानी जो सभ्यता थी, उसके धार्मिक जीवन से संबंधित कई विशेषताएं आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित। तो अब ऐसी चीजों को लिखना बहुत आसान हो जाता है यूपीएससी में, और इसीलिए विरासत को दिया गया है ताकि अतीत को अपने जीवन में हम जोड़ते चलें, हम देखते चलें। हम आज जो हैं पीछे से जुड़ा हुआ है, उसका पहले उससे पहले जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, आप जरा जड़ को हटा के देखिए, आप पहचान खत्म है आपकी। सबका अपना एक पास्ट है, ऐसे करते करते चले जाएंगे तो हजारों साल पीछे चले जाएंगे आप, ठीक। तो सिलेबस में विरासत को शामिल करने के पीछे मकसद ये है कि हम अपने संस्कृति को बेहतर तरीके से समझें और जिएं। दुनिया में कहीं भी जाते हैं हम तो पुरानी सभ्यता और संस्कृति के हम वाहक हैं। गर्व के साथ ये बात हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहें तो हम दहाड़ते हैं, ठीक है, कि भाई हम तो उस परंपरा को हैं। हाँ, तो हमने ये बात वजह से बताई आपको, धार्मिक विरासत। ऐसे ही इसको लेके चलते हैं हम आगे भी। समाज आप देखिए, आप विरासत सकारात्मक नकारात्मक दोनों सेंस में होता है। जैसे समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है और समाज में भेदभाव है, यह परंपरा बाद के कालों में भी इतिहास में नहीं रही। नॉर्मल सी बात हो गई। महिलाओं का समाज में सम्मान, देखो आप देखेंगे व्यवहारिक जीवन में कोई भी समाज हो, बहुत अपवाद ही छोड़ दीजिए आप, जनजातीय समाज या कोई XYZ समाज जहां महिलाओं को अति सम्मान दिया गया, पुरुषों को बराबर या पुरुषों से ऊपर, वरना प्रायः सभी समाज में पुरुषों के अधीन ही दिखाया गया है। देखो ना, पाषाण काल में भी जो चित्र मिलते हैं, महिलाओं को कम खतरे वाले शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है। ये प्राकृतिक कारण ऐसा है। हो सकता है मेरी बातों से जो
जो नारीवादी महिलाएं होती हैं, अधिकारों के समर्थक, वो विरोध करें। ये शिक्षक जो है देखो मतलब ठीक है ना, अभी भी पुराने ख्यालों में खोया रहता है। मैं अपनी कोई बात नहीं कहता हूं, जो किताबों में वो बात मुझे जहां कहना होगा मैं वहां कहूंगा। जो एग्जाम्स के लिए जरूरत है केवल वही बात मैं आपको बताता हूं। मुझे जिस मंच पे जहां जो कहना है, इसके अतिरिक्त मुझे कोई बात कहनी तो हमारा अपना फ्रेंड सर्कल है, वहां बात कर सकते हैं, या किसी और मंच पे आ जाएंगे जब मुझे बात कहना होगा। तो यहां तो हमें वही बात बतानी है जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से सटीक हो। दूसरा, एक अच्छे प्रशासक के रूप में धीरे धीरे आप बहुत सारी आदतों को सीखें, बोलने की कला, लिखने की कला, समझने की, ताकि एक अच्छा प्रशासक अपने जीवन में आप होकर उभरें, आगे चलें जीवन में। सभी शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि हम इस तरह से आपसे बात करें, हम शब्दों का चयन करें, बातचीत करें। ठीक है, जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि आपको कोई बात कहनी हो, कहीं कोई डाउट होगा आपको, तो आप बताएंगे ना कि सर मुझे यहाँ संदेह लग रहा है थोड़ा, सर क्या इसको हम रीचेक कर सकते हैं, सर नहीं आपने गलत बोला। ये बड़ा रूट बातचीत करने की एक शैली होती है, मुझे वो बात करेक्ट करना है, कंफर्म करना है, तो बातचीत करने की एक शैली होती है। ठीक है, कल आपसे भी कोई आके बोलेगा जब अधिकारी रहेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो आप कैसे बात रखते हैं बताना भी जरूरी है कि नहीं मुझे डाउट लग रहा है यहां पे। माता पिता को हम डायरेक्टली थोड़ी कहते थे जाके, नहीं आप वो अधिकार मिल जाए बड़े होने के बाद तो बात अलग है, वरना कोई कहता थोड़ी है। तो जैसे आप बोलेंगे नहीं आपने गलत, ठीक है ना, तो दो चार और पड़ जाता है खींच करके। ठीक है, फिर आप रोगे तो दो चार, तुम रोए तो फिर और पिटोगे, नहीं रोए तो तुम्हें चोट ही नहीं लग रही तुम्हें, तो वहां तर्क थोड़ी काम करता है। ठीक है, अभी नया दौर आ गया है, बच्चे को मारेंगे तो बड़ी समस्या हो जाती है अब। ठीक है ना, वरना हमको तो लगता है कि हम लोग के समय में या बाद के समय में ना पिटे तो सुधरे ना आदमी, मतलब ठीक है ना, पिटाई बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो महिलाओं की दशा। अब जैसे आभूषण, सेम चीज यहां पे भी, हम दावे से तो नहीं कह सकते ना, हम ये तो कह सकते हैं ना कि आभूषण के प्रति जो लगाव है, श्रृंगार के प्रति जो, ठीक है, ये हजारों साल से भारतीय जीवन में देख सकते हैं इसको। परिवार की बात करें हम, जिस तरह से घरों की बनावट दिखाई पड़ रही पारिवारिक जीवन, इस तरह की सोच आगे भी हमें समाज में दिखाई पड़ती है। आवासीय संरचना को साइड कर दीजिए थोड़ा, खान पान, मनोरंजन, पहनावा, वस्त्रों का प्रचलन हो, सूती कपड़े का प्रचलन हो, या मनोरंजन के साधन हो, ढोलक वीणा वगैरह, ठीक है ना, या शाकाहारी मांसाहारी भोजन हो, जिन फसलों को हम, ये सब बाद के कालों में भी इतिहास में हम इसे, ऐसा थोड़ी था कि वैदिक काल वालों ने अलग से कहीं खेती का ज्ञान लाया होगा। जो ज्ञान प्रचलित रही होगी समाज में, उसी ज्ञान का उपयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, हम क्या पद्धति आगे गई या नहीं गई, बट वैज्ञानिक टेम्परामेंट का प्रचलन था, और उपनिषदों में भी वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बहुत बात, और आज भी हमारा समाज जो इस टेम्परामेंट पे आगे, ये एक तरीका होता है। यहां पे थोड़ा लिखने की कला, आगे के इतिहास की समझ अभी समझ बनती जाएगी, और बहुत इजीएस्ट वे होता है। टॉपिक समझ लिया तो उसी पे लेकर के हमें बात करनी है। लास्ट आर्थिक है, ये भी देख लेते हैं एक बार हम, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे चलता है यह। आप देखेंगे कि उस दौर के बहुत सारे फसल बाद के कालों में भी प्रचलित हैं, आज भी वो सब भोजन का आधार है। देखेंगे पशुओं का महत्व जो है, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल के बाद कोई ऐसा काल नहीं होगा जब पशुओं का महत्व जीवन में। शिल्प की बात करें आप, तो उस दौर के बहुत सारी, जैसे मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। आपसे कल वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे, धातु की मूर्तियां बनती थी, एक कहते थे लुप्त मोम विधि, मोम का सांचा बना दिया गया और उसमें कांसे या तांबे का पिघला करके उसमें डाल दिया गया उस सांचे में। ये मेथड आज भी बहुत पॉपुलर है हिंदुस्तान में। ठीक है, तो वो बड़ा, अब बहुत सारे मेथड देखोगे शिल्प का आज भी चला आ रहा है। ईंटों का आकार प्रकार, मकान बनाने का वो तरीका, हम सीमेंट का यूज करते हैं, छड़ का यूज करते हैं, चलो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, बट ईंटों का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना आज भी हम।
नॉर्मल है। बट परिवहन की बात करें तो कहीं ना कहीं जल परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन का ये तरीका, स्थल परिवहन का तरीका हर दौर में, भाई देखो रेलवे, जब मशीन वगैरह आविष्कार होंगे तभी तो रेलवे आएगा। ये बस ट्रक वगैरह कब आएंगे? जब चीजें, पक्की सड़कें बनेंगी, आविष्कार होगा। ये तो बहुत बाद में आया है। हर युग में बैलगाड़ी, घोड़ा होगा तो घोड़ा गाड़ी थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। केवल बैल ही नहीं होता था, भैंस भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है। गधा गाड़ी लिखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। गधों से आज भी तो बोझा ढोने का काम, ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग उसका, आप देखोगे मकान निर्माण में बहुत जगह देखोगे ईंटों को ढोने का काम, कपड़ों को ढोने का काम, बहुत सारे गधों से काम लिया जाता है आज भी, ठीक है। सिक्कों के बारे में नहीं, और शहरी जीवन के जो तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं उस समय के, बहुत सारे तत्व, ठीक है, वो सारी विषय तो सवाल ही पूछ दिया एक बार। अभी मैं आगे बात करने वाली सेम सवाल आ गया हड़प्पाई शहरीकरण और आज के शहरीकरण के बारे में। 2014 में शायद सवाल आया था, ये डिस्कस करा दूंगा। हड़प्पा कंप्लीट होते मैं आपसे राइटिंग पे फिर और बात करूंगा बहुत अच्छे तरीके से एक बार और। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमने कहा था ना जो टंकी है ना पानी का, उसमें हमने भरना शुरू, अभी सब रास्ता बना रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, विरासत, 4 स्ट्रक्चर आपके सामने फिर आज रखा गया है। बात समझ में आ रही ना सभी को? इस तरह से स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। तो अब आज वाली क्लास को हम यहीं रोक देते हैं। कल हम लोग हड़प्पा के कला पे बात करेंगे, 1 आध घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जम करके कल फिर आंसर राइटिंग पे बात होगी, जिसमें लेवल 1 के राइटिंग पे भी थोड़ा समझाऊंगा। कल मैं पहली बार फ्रेम बनाऊंगा और यूपीएससी में पूछे गए 2-3 सवालों को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको, मैं अपने साथ पार्टिसिपेट करवाऊंगा आपको मैं। यानी कल बहुत ज्यादा राइटिंग पे बात होनी है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, खूब मजबूती से रिवीजन करके आइएगा, ठीक। आपको जो बुकलेट दिया गया थोड़ा बहुत ऐसे उलट पलट कर लीजिएगा, ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा। क्लास नोट्स कमांड करने के बाद आप फ्री हैं कुछ भी पढ़ने के लिए, कमांड होना चाहिए, उसमें कमी। आपको आज हमने समझाया बहुत बारीकी से, मैं ऐसा क्यों पढ़ाता हूं, लाखों तथ्य होते हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट आइडिया बनाइए, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन चलने दीजिए आप मेरी नजर से। ये कुछ कुछ करते भी जब देखोगे एंड करेंगे तो 200-300 फैक्ट हो जाएंगे। कल खत्म होते होते हड़प्पा में 200-250 तथ्य हो चुके होंगे, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। ना करते करते भी इतनी इंफॉर्मेशन हो जाते हैं, इसलिए आप पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा बहुत अभी आपको लग रहा होगा, बट हमने भी बोला भी है, अभी 2 घंटे वाली क्लास चल रही है, बहुत जल्दी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा आपका। कुछ एक बैच का कोई इशू है जरा अभी, है ना, ठीक है, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी आपका ड्यूरेशन बढ़ने वाला है बैच का, मतलब आमतौर पे सभी बैचेज में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आपके भी चलेंगे। तो ये आजादी नहीं मिलने वाली है आपको अगले 1 साल तक, तो आपको लग रहा होगा, बट आप एंजॉय कर लीजिए इस आजादी को, ठीक है। कुछ पूछना हो तो हम यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे भाई, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सभी को, ठीक है ना, सत श्री अकाल, शुक्रिया, लव यू टू माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। विकास लिख रहे हैं, है ना, ठीक है। बुकलेट को आप लोग देखिएगा, है ना, थैंक यू एवरीवन, है ना, ठीक है।